आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको स्टिल करके बार बार पढ़ना है, इस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं और इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि ये चैप्टर थर्मोडायनामिक्स के नाम से फिजिक्स में भी है 11th क्लास में। तो एक तरीके से आपके फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का दो चैप्टर कवर हो रहे हैं, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिएगा। तो हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। जैसे ये आपके पास एक कंटेनर है या पिस्टन है, इसको आप क्या करिए, धीरे धीरे नीचे कंप्रेस करिए। ये इसकी नई पोजीशन है। पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम हो गया V2। तो आप ये इतना स्लो प्रोसेस होता है कि जब आप इसे कंप्रेस करेंगे धीरे धीरे तो अंदर से हीट बाहर चले जाएगी, और अगर रेरिफाइड करेंगे, ऊपर उठाएंगे, तो बाहर से अंदर आ जाएगी। कहने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। तो पहला ये है कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस होता है। दूसरा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब आप जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये किस वाले लॉ में होता है? बॉयल्स लॉ में। तो तीसरा है बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल हियर। और बॉयल्स लॉ क्या होता है? ये अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पढ़ाया आपने, तो यहां से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आ जाएगा। तो आप देखोगे आइसोथर्मल प्रोसेस के न्यूमेरिकल इससे निकलेंगे। चौथी बात यह है कि जब आपने पिस्टन को कंप्रेस करा तो क्या हुआ? हीट बाहर चली गई, और अगर ऊपर उठाया तो बाहर से अंदर आ गई। इसका मतलब हीट का ट्रांसफेरेंस हो रहा है। और कहां से हो रहा है? पिस्टन की वाल से हो रहा है। इसी से तो हीट बाहर जा रही है और अंदर आ रही है। तो चौथा यह है ट्रांसफेरेंस ऑफ हीट इज देयर। इसमें हीट का ट्रांसफेरेंस होता है। अब होता है तो कहां से हो रहा है? वाल से। इसका मतलब ये कैसी होनी चाहिए? गुड कंडक्टर। तो वाल ऑफ द कंटेनर शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये दीवारें जो हैं इसकी कैसी होनी चाहिए? गुड कंडक्टर, क्योंकि हीट का ट्रांसफेरेंस हो रहा है ना। गुड कंडक्टर है, या इसको डायाथर्मिक भी बोल देती हैं। गुड कंडक्टर होनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि देखो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कैसे निकालती? आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हेडिंग डाल लें। देखिए PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये बॉयल्स लॉ है। मान लो आपने इस पिस्टन को थोड़ा सा दबा दिया, थोड़ा सा, तो प्रेशर बढ़ गया। डेल P मतलब थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया। तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से मालूम पड़ रहा है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। तो ये थोड़ा सा कम हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए ये आएगा कि नहीं आएगा?
ये आ गया मल्टीप्लाई करके, और के की वैल्यू किसके बराबर है, पीवी, तो यहां के की जगह पीवी रख दो, ये कट गया। ये सब बच्चे जानते हैं कि जब दो डेल एक साथ आ जाते हैं स्मॉल क्वांटिटी, तो उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो नेग्लिजिबल होता है और छोटा हो जाता है। भाई जब आप किसी छोटी चीज से छोटी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, डेल मतलब स्मॉल, तो चीज और छोटी हो जाएगी, नेग्लिजिबल। तो अब बताइए फाइनली आपके पास बचा क्या है, फाइनली बताइए ये बचा है कि नहीं बचा है। ये आ गया। अब इसमें आप नेक्स्ट स्टेप में डेल वी को नीचे ले जाएं, यहां से हटा दो। बताओ इसको क्या कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ाओ, बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस किसका पार्ट है, इलास्टिसिटी का। तो ये आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है, किसके बराबर आ गई, प्रेशर। ये डराइव भी करने को आ जाता है बोर्ड में, लेकिन कंपटीशन में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये कहलाता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस मतलब इट इज द पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसको इलास्टिसिटी बोल देती है। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसके बराबर प्रूव हो गई, प्रेशर की। लिख लीजिएगा, फिर समझ लो। पिस्टन को धीरे धीरे नीचे दबाओ जिससे हीट बाहर चली जाए, अगर ऊपर उठाओगे तो बाहर से अंदर आ जाएगी। कहने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। तो एक तो ये स्लो प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, और टेम्परेचर जहां कांस्टेंट होता है आपने पढ़ा है वो बॉयल्स लॉ होता है, ये लगा दीजिएगा। अब आपको मालूम है जब आप इसे दबा रही थी तो हीट बाहर जा रही थी, इसका ना हीट का ट्रांसफेरेंस होता है। कहां से होता है, बर्तन की दीवारों से। तो ये गुड कंडक्टर होनी चाहिए जिससे हीट का ट्रांसफेरेंस हो। तो ये पॉइंट समझ में आ गए दोनों। और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को अप्रूव करना है आपको, तो आप यहां से इसकी बिगिनिंग करिएगा। ये बॉयल्स लॉ है। पिस्टन को दबाओगे थोड़ा सा तो प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये फार्मूला बता रहा है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कहलाता है बल्क मॉडुलस। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, बल्क मॉडुलस किसका पार्ट है, इलास्टिसिटी का। तो इसको इलास्टिसिटी लिख दिया है मैंने, किसके बराबर प्रूव हो गई, प्रेशर। तो ये रिजल्ट जरूर ध्यान रख लिए। आ गया समझ में। चलिए तो आपने ये पॉइंट समझ लिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो भी है उसमें आपको स्लोप निकालना बताया जा रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप कैसे निकालते हैं, है ना। तो अभी अभी आपने पढ़ा है, आपको मालूम होगा पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बॉयल्स लॉ। इसका आप x इंटू वाई से डिफरेंशियल कर दो। पढ़ा है आपने फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो। यहां से आप वैल्यू निकाल लो किसकी, इसको उधर ले जाओ। अब देखो, अगर बात सोचो, अगर ये प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ ड्रॉ करा है ना, और मैंने कैसे भी लिख लिया, मान लो ये ग्राफ इस टाइप से आ गया, तो आप बताइए स्लोप क्या होता है। किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, एक टेंजेंट खींच लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस, तो बताइए इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना, एक टेंजेंट बना लीजिए। तो यहां से ये एंगल, ये वाला अंदर वाला एंगल मत लेना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, इसको बोलते हैं स्लोप। अब ये स्लोप किसके बराबर आएगा, है ना। अगर आप टेन थीटा निकाल लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या आ जाएगा, इधर से प्रूव हो जाएगा।
तो परपेंडिकुलर कौन है? डीपी। तो डीपी अपॉन डीवी, इसको क्या बोलेंगे हम? स्लोप। भाई स्लोप यही तो होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। वाई एक्सिस ये है और एक्स ये। तो ये जो स्लोप है ये किसके बराबर आ गया? देखिए, माइनस पी अपॉन वी। तो आज के बाद ध्यान रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप क्या है? ये है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, स्लोप निकल आएगा। आप कहोगे कैसे? तो मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं लोग। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने यहां ले लिया है, बना लो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ। लिखिए। तो एक क्वेश्चन इन्होंने बनाया है इसके ऊपर। मान लो ये एक ग्राफ है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो इसने क्या करा, कोई 3 पॉइंट पकड़ लिए यहां पर, ए बी सी। अब यहां पर मुझको प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर वॉल्यूम गिवन है, ऐसे करके लिख लो। मान लो ये V है, ये 4V है, ये 8V। ऐसे ही यहां पर प्रेशर P है, यहां 2P है, यहां 8P। अब पहली बात तो ये है कि आपको कैसे मालूम कि ये ग्राफ जो है ये आइसोथर्मल कर्व है। आइसोथर्मल में पीवी क्या रहता है? कांस्टेंट। तो जैसे आपने सी पॉइंट लिया तो यहां पी कितना है? 8P, है ना। और यहां पर वॉल्यूम क्या है? V। तो आप चेक करके देख लो क्या ये आइसोथर्मल का ग्राफ है। तो इस सी पॉइंट पे ले रहा हूं पहले, और ये बी पॉइंट पकड़ लो, 2P इंटू 4V। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं दोनों? तो अगर P1 V1 बराबर P2 V2 आ जाए, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, तो समझ लेना ये सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। पहले तो ये प्रूव हो जाना चाहिए। फिर आपको मालूम है इसका स्लोप निकालना है, तो ये फार्मूला है। मान लो स्लोप निकालना है आपको सी पॉइंट पे, तो फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है। तो बताओ सी पॉइंट पे प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, ये आंसर आ गया। अगर स्लोप निकालना हो आपको, मान लो ए पॉइंट पे, फार्मूला ये रहा। तो ए पॉइंट पे प्रेशर ये रहा, वॉल्यूम ये रहा। तो किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। पहले ये मालूम कर लेना कि ये वाला जो ग्राफ है ये आइसोथर्मल का है कि नहीं है। वो कहां से मालूम पड़ेगा? कोई भी 2 पॉइंट चेक कर लो, ये सेम होना चाहिए। स्लोप के लिए ये लगा दो, बस हो गया क्लियर। लिख लें। हटा दें। चलिए अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं कि जो आइसोथर्मल वर्क डन है, नेक्स्ट पॉइंट, आइसोथर्मल वर्क डन, ये कैसे निकालेंगे आप? तो आइसोथर्मल वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले बताओ वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने स्मॉल वर्क डन कर दिया किसी के ऊपर, तो बताओ फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। जानते हैं ना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा? तो यहां पर फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया पुट कर दो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन लेंथ। तो बताइए प्रेशर इनटू चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? एरिया। एरिया इनटू चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? डेल वी।
भाई एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो एरिया इंटू चेंज इन लेंथ क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। अब आपको मालूम है डेल का मतलब होता है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा। तो आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अगले स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। वॉल्यूम पहले V1 था, बाद में V2 है। यही तो कहा है आपने कि ये एक पिस्टन है, पहले वॉल्यूम V1 था, इसको कंप्रेस कर दिए, बाद में वॉल्यूम V2 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो इसका ये हो जाएगा। तो आप जानते हो PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस। तो यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि आपको मालूम है डेल के संग या D के संग V लिखा है, तो इंटीग्रेशन केवल V का होगा, P का तो होगा नहीं। तो P की जगह पे ये पुट कर दो। अब इसमें डेल V लिखा है तो V का इंटीग्रेशन होगा। ये क्या है? कांस्टेंट। इसको बाहर निकाल लो। बताओ dV अपॉन V या 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है? log V। इतना तो जानते ही हम। अब इसमें आप क्या करेंगे? log E को log 10 में कन्वर्ट करो। तो आप जानते हैं log बेस E को नेचुरल लॉग कहते हैं, ln। इसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये पढ़ा है हमने। तो हमने क्या करा? log बेस E को 10 में कन्वर्ट कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा? log V2 माइनस log V1। अब बताओ log M माइनस log N क्या होता है? log M अपॉन N। इससे तुम्हारे पास आइसोथर्मल वर्क डन निकल आएगा। अगर ध्यान रख लो गैस एक्सपेंड कर रही हो तो W के आगे नेगेटिव लगा देना, मतलब इस फार्मूले के आगे नेगेटिव आ जाएगा। और कंप्रेस कर रही हो तो पॉजिटिव लगा देना। पढ़ा है ना आपने ऑन द गैस एंड बाय द गैस। ऑन द गैस हो तो पॉजिटिव लगा दो, बाय द गैस हो तो नेगेटिव लगा दो। अब चाहो तो आपको मालूम है बॉयल्स लॉ लगता है आइसोथर्मल में, तो यहां से V2 अपॉन V1 की वैल्यू क्या आ गई? P1 अपॉन P2। तो आप अगले स्टेप में इसकी जगह पर चाहो तो P1 अपॉन P2 भी लगा सकते, जैसी रिक्वायरमेंट हो। तो ये आइसोथर्मल वर्क डन का फार्मूला है, देख लीजिएगा। इससे निकलेंगे न्यूमेरिकल। कैसे निकलेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूं, लिख लीजिएगा। चलिए अब इसको हटा देती। अब देखिए, अब सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने पिछले वाले हमारे वीडियो में देखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें यह बताया गया है कि जो आपको टोटल हीट एनर्जी दी जाती है ये कहां जाती है?
इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ये है टोटल हीट एनर्जी सप्लाइड, हीट एनर्जी सप्लाइड। जैसे आपको किसी ने 10 रुपए दिए तो वो कहां जा रहे हैं, 3 रुपए खर्च रहा इंटरनल में, 7 रुपए एक्सटर्नल में। तो ये कहलाता है इंटरनल वर्क डन और ये कहलाता है एक्सटर्नल वर्क डन। मैंने इन सब का आपको फार्मूला पिछले लेक्चर में बताया। इसका फार्मूला ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। डेल यू जो दिखाई दे रहा है इंटरनल, इसका फार्मूला ये होता है, और डेल डब्ल्यू ये होता है पी डेल वी या एन आर डेल टी, पीवी की जगह एन आर टी। ध्यान आ गया है ना। सीपी सीवी आप जानते हैं, सीवी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और सीपी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप इन तीनों को यहां पुट कर दो पुट, तो एन सीपी डेल टी इक्वल टू एन सीवी डेल टी प्लस एन आर डेल टी। इन तीनों की वैल्यू फर्स्ट लॉ में पुट कर दो। ये देखो तो क्या आ गया, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, जो कहलाता है मेयर्स फार्मूला। आपने पढ़ा है, ये फिजिक्स में बहुत यूज होगा। यहीं से मालूम पड़ जाता है, इसे उधर ले जाओ कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, जानते हैं है ना। तो इसका यूज मैं ये बता रहा था सिर्फ कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, टेम्परेचर क्या रहता है आइसोथर्मल में, कांस्टेंट। तो डेल टी क्या हो जाएगा, 0। तो डेल यू की वैल्यू 0 होती है आइसोथर्मल में। कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट लॉ है इसमें यहां 0 पुट कर दो तो सारी हीट एनर्जी एक्सटर्नल वर्क डन में यूज हो जाती है, इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है। और दूसरा बात ये भी मालूम है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल यू 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। पिछले लेक्चर में बताया था आपको, स्टेट फंक्शन वो होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, स्टेट पे करता है, इनिशियल और फाइनल। तो मान लो यहां से आप चले और यहीं लौट के आ गए तो ये दोनों सेम है, 0 आ जाएगा। तो ध्यान रख लो, स्टेट फंक्शन है इसलिए डेल यू क्या होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल टी 0 होगा, तो मतलब डेल यू 0 है। तो डेल यू 2 पॉइंट पे 0 होगा आइसोथर्मल में और साइक्लिक में। ध्यान रखना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यूज होंगी बार बार। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन इसके कराएंगे आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के। लिखिए, देखो पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वर्क डन by 2 mole of an ideal gas at 298 Kelvin in isothermal expansion from 10 liter to 20 लीटर। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप देखिए पहले कैसे करोगे, नहीं आएगा तो बताया जाएगा आपको। करिए,
हो गया। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, आइसोथर्मल देखते ही वर्क डन निकालना है और ये लिखा है एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन है तो आगे माइनस लगा लीजिएगा। ये फार्मूला अभी अभी हमने प्रूव करा था, ध्यान है, इसे लगा दीजिएगा। अब देखो इस फार्मूले में n क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो आपको दिए 2 मोल। वर्क डन डिपेंड करता है आप जूल में चाह रहे हैं या कैलोरी में। अगर जूल में है तो R जो कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। तो आपको मैंने R की वैल्यू बताई, ये कब रखते हैं, जब जूल में हो आंसर। ये कब रखते हैं, जब कैलोरी में हो। और मान लो किलो जूल में हो तो किलो लग जाएगा, तो इसकी R की वैल्यू ये हो जाएगी। ऐसे ही किलो कैलोरी में ये हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है वर्क किस में चाह रहे हो आप। तो R जो गैस कांस्टेंट है यूनिवर्सल, जूल में निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू ये रख दी। टेम्परेचर किस में रहते हैं, केल्विन में। लॉग V2 अपॉन V1, फाइनल अपॉन इनिशियल, तो फाइनल V2 V1। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर इन जूल आ जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये फार्मूला है। एक्सपेंशन लिखा हो तो माइनस लिख दो, कंप्रेशन लिखा हो तो प्लस लिख देना, बस लिख लीजिएगा। आ रहा है समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन लीजिएगा। देखिए मान लो पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया, अब आपको एक जेई का क्वेश्चन बताता हूं, वो देखो। क्वेश्चन ये है कि 10 ग्राम ऑफ आर्गन गैस is compressed isothermally, compress, इसमें compress इस्तेमाल हुआ है, at a temperature of 27 degree centigrade from 10 लीटर टू 5 लीटर, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कैलकुलेट, क्या क्या निकालना है, डेल क्यू निकालना है, डेल यू निकालना है एंड डेल डब्ल्यू निकालना है। करिए। लिख लिया। बस ये ध्यान रखना, ये आर्गन है, इसका एटॉमिक वेट पेपर में गिवन होगा। तो सबसे पहले ये देखा करो आइसोथर्मल। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है बताइए, 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ठीक है ना। और ये लिखा हुआ है क्या, ये ध्यान रख लो, ये लिखा है कंप्रेशन, तो आपका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व कर लो। 2.303, बताओ n क्या होंगे, मोल, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ये आ गए मोल। डिपेंड करता है वर्क डन किस में चाह रहे हो। मान लो कैलोरी में चाह रहे हो तो R की जगह 2 रख देना। टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो सेंटीग्रेड को। लॉग V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन V1 फाइनल अपॉन ये। बस आप अपने दिमाग में ध्यान रख लो कि जब कंप्रेशन है तो आंसर जो भी आए आपको पॉजिटिव में लिखना है, और एक्सपेंशन हो रहा हो तो नेगेटिव में लिखना। तो ये आ गया आंसर। अब इसके बाद आपको मालूम ही है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अभी अभी बताया था डेल यू
या डेल ई, एक ही बात है, इंटरनल ये 0 होती है। बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 0 क्यों है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल यू क्या हो जाता है, 0। अब आप इधर आ जाओ, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया गया है, यही होता है ना। अब इसकी वैल्यू है 0, इसका मतलब है जो डेल डब्ल्यू आपने निकाला था, डेल डब्ल्यू या डब्ल्यू, वही आपके पास डेल क्यू हो जाएगा। तो इनका आंसर सेम आएगा, ये 0। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, देख लीजिएगा इसे। लिख लिया? चलिए एक क्वेश्चन आपको आइसोथर्मल का और दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन in expending 16 gram of oxygen at 300 Kelvin, occupying a volume of 5 decimeter cube, isothermally until the volume becomes 25 decimeter cube। मतलब 5 से जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली देखते ही आप समझ गए वर्क डन का फार्मूला, ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए। अब इसमें लिखा है एक्सपेंडिंग, तो जो भी आंसर आए आगे माइनस रहेगा, आंसर नेगेटिव में आएगा। अब फाइनल वॉल्यूम 25, इनिशियल 5, टेम्परेचर मालूम ही है, मोल कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल आ जाएगा ये हाफ मोल। आंसर जूल में है तो आर की जगह 8.314 रख दो, जूल में आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आइसोथर्मल के, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है इसके ऊपर। लिख लिया? चलिए अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस का जो पूरा डिटेल में समझाया गया है आपको, वीडियो आपको लगे कि अच्छा है तो आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए और इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, जिससे मोटिवेशन हमें मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो एडियाबैटिक प्रोसेस की आपको जल्दी मिलने वाली है। देखिए एक नया वीडियो हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे पहले आपको आइसोथर्मल प्रोसेस को डिटेल में बताया गया। अब आपको बताया जा रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिस पर और ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको आप ढंग से देखिए और स्टिल करके बार बार देखिएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख लो कि ये वाल जो हैं ये आपको इंसुलेटेड लेनी है। अब इंसुलेटेड वाल होगी तो ना हीट का ट्रांसफेरेंस होगा इसके अंदर। तो अगर आपने इसके अंदर गैस ले ली, एक पिस्टन लगा लिया,
तो आप इसको इतनी तेजी से नीचे दबाओ, ये सडन प्रोसेस होता है, फास्ट होता है। तो अगर इसे दबाओ तेजी से तो ना तो हीट बाहर से अंदर आ पाएगी, ना बाहर से अंदर, ना अंदर से बाहर। क्यों? क्योंकि दीवारें कैसी हैं? इंसुलेटेड है। तो ये प्रोसेस इतनी जल्दी होता है कि भाई आप देखोगे बाहर से हीट जा नहीं पाएगी और बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी। इसका मतलब ये बहुत सडन प्रोसेस है। जैसे मान लो किसी की साइकिल जा रही है और उसमें पंचर हो गया, तो पंचर जो है उसमें आपको मालूम नहीं पड़ता है, एक आध दिन बाद मालूम पड़ेगा कि साहब जो है हवा कम हो गई है। तो ये स्लो प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। और मान लीजिए किसी की साइकिल जा रही है और उसका जो है ट्यूब है ना, साइकिल का ट्यूब जो है वो एकदम बस्ट कर गया, भड़ाक की आवाज हुई और वहीं बैठ गया। तो ये सडन प्रोसेस है, एडियाबैटिक है। तो लिख लो, इट्स अ फास्ट और सडन प्रोसेस। दूसरा, आपने देखा ये इतनी तेज हुआ कि इसमें हीट का ट्रांसफेरेंस नहीं हो पाया, तो नो ट्रांसफेरेंस ऑफ हीट इज देयर। हीट का ट्रांसफेरेंस नहीं हो रहा है तो डेल क्यू क्या हो जाएगा? जीरो। अब डेल क्यू जीरो हो जाएगा तो आपको पढ़ाया गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें यहां जीरो पुट कर दो तो बताओ ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब एक्सटर्नल वर्क डन इंटरनल वर्क डन के बराबर होगा। तीसरी बात यह है कि जब इसमें हीट का ट्रांसफेरेंस हो ही नहीं रहा, दीवारें इंसुलेटेड होनी चाहिए। तो तीसरा है द वॉल ऑफ द कंटेनर या पिस्टन, कुछ भी ले लीजिएगा, शुड बी कैसी होनी चाहिए? गुड कंडक्टर नहीं, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर होनी चाहिए या इंसुलेटेड होनी चाहिए, जिससे हीट का ट्रांसफेरेंस नहीं हो पाए। चौथी बात यह है कि उसमें लगता था बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल में, इसमें लगता है पॉइजन्स लॉ, डबल एस आता है। पॉइजन्स लॉ इज एप्लीकेबल हियर। बताइए पॉइजन्स लॉ क्या होता है? पीवी गामा इक्वल टू के, जिसमें गामा जो दिखाई दे रहा है ये पॉइजन रेशो है, इसकी वैल्यू सीपी ओवर सीवी के इक्वल होती है। सीपी क्या था बताइए? पिछले लेक्चर में बताया गया है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का रेशो कहलाता है गामा। ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, अभी मैं डिटेल में बताता हूं गामा के बारे में, इसको लिख लीजिएगा पहले। देखिए गामा जो है इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। द वैल्यू ऑफ गामा डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस कैसे? तो देखिए पहले हम ले रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस। सीवी जो होता है इसकी वैल्यू होती है F/2R। रेडीमेड फार्मूला है। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। सीपी में क्या करेंगे? सीवी में R जोड़ दीजिए, है ना, जानते हैं सीपी माइनस सीवी इक्वल टू R। तो सीपी क्या हो जाएगा? तो इसमें R ऐड कर दीजिए तो फार्मूला ये बन जाएगा। और अगर गामा निकालना हो
तो वो होता है Cp अपॉन Cv, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा, R कट जाएगा। तो ये रेडीमेड ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब मोनो एटॉमिक गैस की बात अगर करें, डाई एटॉमिक गैस की बात करें और पॉली एटॉमिक गैस की बात करें, मोनो मतलब जिसमें एक एटम है, डाई मतलब जिसमें दो हैं, और पॉली का मतलब मोर देन टू। तो आप देखिए इसका सीवी क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, इसका होता है 5 और इसका होता है 6। अब आप कहेंगे ये कहां से आ गया, तो आपको बता दूं कि जो मोनो एटॉमिक गैस होता है जैसे हीलियम, इसमें केवल ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ओनली ट्रांसलेटरी मोशन इज देयर। मतलब या तो ये एक्स में जाएगा या वाई में या जेड में। तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है डायरेक्शन में जाने की, 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई। अगर आप डाई एटॉमिक गैस ले लो, जैसे आपने कहा मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, इसमें 2 मोशन होते हैं, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है रोटेटरी मोशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी की तो आपने पढ़ ली 3 होती है, रोटेटरी मोशन इसमें 2 होते हैं डाई एटॉमिक में। तो कुल मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। और पॉली में भी यही 2 मोशन होते हैं, वहां ये भी 3 ये भी 3, 6 हो गई, है ना। तो बेटा इसको यहां पुट करते जाओ, यहां 3 रख दो तो सीवी कितना आ जाएगा मोनो एटॉमिक के लिए, यहां रख दो 3, सीपी क्या आ जाएगा, और गामा में यहां रख दो 3, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम रखते जाइए, आंसर आते जाएंगे। ऐसे ही यहां 5 पुट कर दो तो बताओ डाई एटॉमिक का ये क्या हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, और दोनों को डिवाइड कर दो ये आ जाएगा। अगर आप पॉली एटॉमिक का निकालिए तो यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 रख दीजिएगा, ये आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए। तो गामा सबसे ज्यादा मोनो एटॉमिक गैस का होता है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। लिख लिया। चलिए अब आपको मैं इसमें एक दो चीज और बताता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। और वो 1-2 चीज ये हैं कि अगर कोई आपको एक कंटेनर दे दे और कह दे इसमें 3 मोल हीलियम के हैं और 4 मोल ऑक्सीजन के, तो बताइए इस मिक्सचर का सीवी क्या होगा, सीपी क्या होगा और गामा क्या होगा मिक्सचर का। तो आप रेडीमेड फार्मूला लगा दीजिए। सीपी निकालना हो तो ये लगा दीजिए, और गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी, दोनों को डिवाइड कर दो, टोटल सीपी अपॉन टोटल सीवी। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, सीवी निकालना है, तो बताओ N1 मतलब इसके मोल, और मोनो एटॉमिक का सीवी क्या होता है, अभी अभी तुमने पढ़ा है 3/2R। N2 है इसके मोल, ये कौन सी गैस है, डाई एटॉमिक, इसका सीवी क्या था अभी बताया था आपको, बाई 2। आंसर आ गया आपका। सीपी लिखना हो बस सीपी सीवी याद रखो, जो अभी टेबल से बताए हैं, इसके मोल ये दिए, मोनो का सीपी कितना ये, इसका सीपी कितना ये,
आंसर आ गया। और गामा निकालना है मिक्सचर का, तो चाहो दोनों को डिवाइड कर दो या वैल्यू रख दो। देखो ये वैल्यू तो इसकी है सीपी की, और सीबी की कितनी है, ये रही वैल्यू। तो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट सीख के चलोगे तो कभी समस्या नहीं आएगी। अगर रट लोगे तो बेकार हो जाएगा। तीनों समझ लो कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मैंने गामा समझा दिया है डिटेल में, कितना कितना होता है हर गैस के लिए। तो एडियाबैटिक के बारे में 3 बातें मैं आपको बता चुका था। एक तो ये फास्ट प्रोसेस है, दूसरा हीट का ट्रांसफेरेंस नहीं होता है, डेल क्यू 0 है, तीसरा जब हीट का ट्रांसफेरेंस ही नहीं हो रहा है तो बर्तन की दीवारें कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटेड, और चौथा इसमें पॉइजन्स लॉ लगता है। यहीं पे आ जाओ, पॉइजन्स लॉ ये होता है, इसमें गामा समझा रहा था पॉइजन रेशो क्या होता है। तो बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो इस पे बनते हैं न्यूमेरिकल, अभी करवाऊंगा मैं आपको नंबर 1 फार्मूला। ये हो गया प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। मान लो आपने कहा नहीं, मुझे रिलेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम में निकालना है, और इक्वेशन है ये। तो बताओ पी को, यहां पर पी को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो एलिमिनेट यहां से करती हैं आइडियल गैस, ये तो सब में लग जाती है। तो यहां से पी की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दो, तो एक एक लाइन में ये डराइव हो जाएगा। अब आप बताइए, देखिए टी की पावर 1 है, लेकिन वी में ऊपर गामा है, नीचे 1 है, ये हो गया। एन आर को उधर ले जाइए, ये भी कांस्टेंट, ये दोनों भी कांस्टेंट, तो पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो ये रिलेशन आपके पास आ गया। अब आप इसको ऐसे लिख दो, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे आप। अभी करवाते हैं न्यूमेरिकल आपको। तो टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है, पहले लिख लो आप पॉइजन्स। पी को यहां से वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, रिलेशन आ जाएगा बस। सिमिलरली आपको रिलेशन निकालना हो प्रेशर एंड टेम्परेचर में, तो सबसे पहला तरीका वही है, पॉइजन्स इक्वेशन लिख लो। अब बताओ यहां पर P और T में रिलेशन निकालना है, पर तो ये तो V है, तो यहां से V की वैल्यू निकाल लो, यहां पुट कर दो। बताइए ऊपर जो है क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या रख दिया, अच्छा V की जगह रखा है, सॉरी, P तो एज इट इज लिखना है, V की जगह यहां से वैल्यू रख दी है। तो बताइए ऊपर P टू द पावर 1 है, नीचे P टू द पावर गामा है, ये आ गया, और यहां T की पावर गामा है। देखो NR कांस्टेंट है, उधर ले जाओगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। ये आ गया आपके पास रिलेशन। इसको आप 2 बार ऐसे लिख लो, इससे न्यूमेरिकल निकलेंगे। तो बहुत आसान है अगर समझ के चलो तो हमारे लिए ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये तीनों बहुत काम के हैं। हो गए क्लियर? चलिए अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस का 5वां पॉइंट समझते हैं। लिखो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। बिल्कुल वही तरीका है, वी नो दैट। आइसोथर्मल में आपने क्या करा, मान लो आपने पिस्टन को थोड़ा सा दबा दिया तो प्रेशर थोड़ा बढ़ गया,
तो वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ इसमें P है, इसमें डेल P है, तो क्या P कॉमन ले सकते हैं? नहीं। तो आपने क्या करा, इसमें P का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इसमें से V कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते भाई। तो आपने क्या करा, इसमें V का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। कोई परेशानी है तो बताइए। अब आप इन दोनों में से P कॉमन ले लो, इन दोनों में से V कॉमन लो, लेकिन पावर गामा है तो बाहर ये आ जाएगा। समझ समझ के, रट के नहीं, ये आ गया। K की वैल्यू है PV गामा, तो यहां रख दो PV गामा। तो बताइए ये PV गामा जब उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो बताओ कट के 1 आ जाएगा, 1 आ गया। ये PV गामा इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपने अगर मैथ में बाइनोमियल पढ़ा है कि 1 + x टू द पावर n, तो क्या होता है, n मल्टीप्लाई हो जाता है, याद है। हायर पावर टर्म्स नहीं लेती हैं। तो आप इसको x मान लो, 1 - x की पावर n, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो बताइए अगला स्टेप ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा बाइनोमियल के हिसाब से। अब आप इसका सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सिंपल मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाएगा। ये आ गया, इससे ये कट कर दो। और पिछले वाले भी डेरिवेशन में बताया था आइसोथर्मल में कि 2 डेल एक साथ आ जाएं तो चीज नेग्लिजिबल हो जाती। तो बताइए इधर क्या बचेगा? ये आ गया, है ना। पर हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है आपको मालूम ही है ना। P उधर ले जाओ तो आपके पास ये आ जाएगा, और इसको कहते हैं बल्क मॉडुलस या इलास्टिसिटी। तो ये इलास्टिसिटी आ गई कौन सी? एडियाबैटिक। किसके बराबर? गामा। तो इसका मतलब आइसोथर्मल जब पढ़ा था तो P आया था, इसमें गामा पाया। इसका मतलब एडियाबैटिक इलास्टिसिटी गामा टाइम्स होती है किसकी? आइसोथर्मल। लिख लीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लेना आप। तो ये 5वां पॉइंट है जो हमने समझा। अब आपको समझाते हैं कि स्लोप कैसे निकालते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। ये देखो स्लोप आपको बता रखा है। मान लो कि कोई तुम्हारे पास ये प्रोसेस है, इसमें इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, एक लाइन खींच लीजिएगा, है ना। स्लोप किसे कहते हैं? टेन थीटा को। तो बताओ ये देखोगे तो यहां क्या आ जाएगा? ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा dP/dV स्लोप। तो आप इसकी शुरुआत वैसे ही करो जो आपने पढ़ा है, पॉइजन से। ये निकालना है आपको dP/dV, जिसको क्या कहते हैं? टेन थीटा, मतलब स्लोप। तो आप बताओ इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसे सेकंड। डिफरेंशियल कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, क्या होगा इसका डिफरेंशियल? nx n-n, ये जानते हैं, है ना। कर दो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस, अच्छा इसके संग वो तो लिखा ही नहीं आपने, dv। फिर सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा? dp बराबर आ जाएगा क्या? कांस्टेंट का क्या होता है? डिफरेंशियल 0। देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखा है, सेकंड फंक्शन x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है? तो x की पावर n क्या हो जाएगा? nx n-1, ये आ गया।
फिर करते हैं v का dv हो जाएगा प्लस, अब सेकंड फंक्शन v टू द पावर गामा को ऐसे ही लिखा रहने दो, और p का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dp। इसको सॉल्व कर लो, तो आप बताओ इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये क्या कहलाता है, स्लोप। तो स्लोप हो गया इसके बराबर, ये स्लोप है। तो हमें ये याद रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप क्या था, याद है आपको, ये था। और एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप कितना आ गया, अभी अभी पढ़ाया आपने, गामा टाइम्स। तो इसका स्लोप जिससे ज्यादा होता है, स्लोप ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, एडियाबैटिक कर्व ज्यादा स्टीपर होगा, ज्यादा स्लोपी होगा, है ना। तो ये स्लोप याद रख लें। देखिए, और यहां लिख लो, स्लोप तो मैंने निकाल ही दिया, ये लिखो एडियाबैटिक कर्व is more steeper than isothermal curve। जैसे मैं आपके सामने ये ग्राफ बना दूं, प्रेशर वॉल्यूम, और 4 टाइप के ग्राफ बना दूं ऐसे करके, बताओ ये ग्राफ कौन सा है, इसमें क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। तो इसको कहते हैं आइसोबारिक कर्व। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। ये वाला कौन सा है, ये इसमें क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। तो ये होता है आइसोकोरिक। कोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। अब ये बताओ, ये दो हैं, इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्लोपी है, कौन ज्यादा ढालू है। तो आप कहोगे ये वाला, तो ये एडियाबैटिक है, और कम वाला आइसोथर्मल है। तो ध्यान रख लो, कभी भी दो ग्राफ आ जाएं और कोई पूछ ले कौन सा एडियाबैटिक है, तो इसका स्लोप गामा टाइम्स होता है, गामा टाइम्स होता है किसके, आइसोथर्मल के। तो ये ज्यादा स्लोपी होगा। अब इसमें एक बात और बता दूंगा आपको मैं, वो ये है कि मान लो एक क्वेश्चन है, जेई में आया था, इन्होंने पूछा था कि ये इस तरीके से दोनों एडियाबैटिक हैं, ये भी एडियाबैटिक है नंबर 1, ये भी एडियाबैटिक, बोथ आर एडियाबैटिक। तो वो कह रहा ये बताओ कि बेटा ऑप्शन इस टाइप के दे रखे कि पहले वाला नियोन है, दूसरा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, ये नियोन है ना, तीसरा, ये ध्यान रखना, ये नंबर 1 है, ये 2 है, तीसरा दोनों ही नियोन है। तो आप ये बताओ ये दोनों एडियाबैटिक हैं, वो कह रहा है बोथ आर एडियाबैटिक। तो आपको मालूम ही है स्लोप जो होता है वो गामा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सामने गामा आ रहा। तो गामा बताओ मोनो एटॉमिक का ज्यादा होता है डाई एटॉमिक का, भाई गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, किसका गामा ज्यादा है, मोनो का। गामा मतलब स्लोप, तो स्लोप इसका ज्यादा है इससे, तो जिसका स्लोप ज्यादा है इसका मतलब वो मोनो एटॉमिक है। तो आंसर आपका ये वाला हो गया, पहला, सॉरी, ज्यादा स्लोपी ये वाला आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, जिसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा मतलब गामा ज्यादा है, तो गामा ज्यादा है इसका मतलब मोनो एटॉमिक, तो इसका मतलब 2 नंबर वाली मोनो एटॉमिक है। ठीक है, तो इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आते हैं और आगे क्वेश्चन कराएंगे। देखिए ये 6th पॉइंट था, अब आता है इसका 7th पॉइंट जो बहुत कीमती है कि वर्क डन कैसे निकालोगे आप। लिखो एडियाबैटिक वर्क डन, वर्क डन हेडिंग डाल दीजिए। देखो बेटे बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले करा था,
कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। अगर आपने स्मॉल वर्क डन करा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डेल एल। भाई स्मॉल इधर लिखोगे इधर भी स्मॉल लिखोगे, तो बताओ एरिया इंटू डेल एल क्या हो जाएगा, डेल बी। तो ये तीन स्टेप तो सेम है, आइसोथर्मल में भी एडियाबैटिक में भी। इसके बाद इसको बढ़ाना है, डेल डब्ल्यू को डब्ल्यू करना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में V2 है, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W, डेल हट जाएगा। और इधर आ जाइए, आपने अभी अभी पढ़ा था पॉइजन्स लॉ एडियाबैटिक के लिए। यहां से बताओ बेटे P की वैल्यू क्या आ गई, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो। P की जगह ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी। K को बाहर निकाल लो, ये लो। V टू द पावर गामा को ऊपर ले जाओ, तो बताना क्या ये मैं सही कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा इसका, V टू द पावर माइनस गामा का। देखो V टू द पावर गामा ऊपर गया, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 ओवर n+1। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये नीचे से 1 माइनस गामा आ गया, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपको शुरू में बताया गया है P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, यही था पॉइजन्स। तो जैसे ही K अंदर ले जाओगे आप, K अंदर ले जाइए, तो जो 2 वाला टर्म्स है V2, उसमें K की वैल्यू ये रख दो, और जो V1 के संग K है उसमें K की जगह ये रख दो। तो बताइए क्या मैं ये सही कर रहा हूं, K की जगह ये रख दिए, इसमें K की जगह ये रख दिए, सही लिखा है। K की जगह ये वाली वैल्यू V2 के संग रख दी 2 वाली, और V1 के संग लिख दी ये वाली वैल्यू। अब ये बताओ बेस सेम है, तो पावर ऐड करोगे तो कट के ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इससे निकलेंगे सारे न्यूमेरिकल एडियाबैटिक। इसमें ध्यान रख लो, एडियाबैटिक की पहचान है गामा जरूर आएगा। अगर आप चाहते हो मेरे को प्रेशर वॉल्यूम नहीं दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो बताइए पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। तो आप इनकी जगह पर ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, तो यही फार्मूला आपको ऐसा दिखाई देगा। तो आप ये लगा लो चाहे ये लगा लो, एक ही बात है। तो आइसोथर्मल वर्क डन के सारे क्वेश्चन आपको ये निकाल के देगा, लिख लो। आ गए सातों पॉइंट समझ में। चलिए अब इस पे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कुछ, लिखिए। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है ये आपको कि मैंने साहब क्या लिया, 2.8 लीटर नियॉन गैस ले ली। कह रहा है एट एसटीपी इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड टू 0.4 लीटर। तो कह रहा है इनिशियल टेम्परेचर
टू बी T1। तो कह रहा है वर्क डन निकाल के दिखाओ कितना होगा। वर्क डन निकाल के दिखा दो। लिख लिया? चलो, तो आपको मालूम है एडियाबैटिक वर्क डन का फार्मूला अभी अभी आपने प्रूफ किया है, NR1 माइनस गामा T2 माइनस T1। अब आपको इनिशियल टेम्परेचर तो T1 दिया है लेकिन T2 नहीं दिया है, तो क्या करेंगे आप? आपको रिलेशन सिखाया गया है अभी अभी, ये लगा दो। T1 यही दिया है, V1 अपॉन V2। तो V1 शुरू में था कितना? इतना, बाद में रह गया इतना, ये T2 आ गया। T1 के टर्म्स में आंसर आएगा। अब नियॉन गैस का गामा कितना होता बताइए? मोनो एटॉमिक का अभी अभी सिखाया था, इसको गामा की जगह रख दो। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, फंडा बता रहा हूं। तो T2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T1 आ गई। तो T1 मालूम है आपको, T2 भी मालूम पड़ गया, गामा भी मालूम है। अब बताओ मोल क्या होंगी? तो ये STP पे ध्यान दो, इतना दे रखा है। तो आप सबने पढ़ा है कि इतने लीटर कोई भी गैस हो एट STP, बताओ इतने लीटर अगर आपके पास STP पे कोई गैस है तो उसको आप 1 मोल बोलते हो, पर यहां गिवन है 2.8 लीटर। तो बताओ यहां से मोल निकाल लोगे? केवल फंडा सीखो आप भाई। देखो इतने लीटर तो फिक्स है, 1 मोल के बराबर होता है इस टेम्परेचर प्रेशर पे, और दिया हुआ है 2.8। तो इसमें आपने मोल निकाल लिए, इसको यहां रख दो। अब डिपेंड करता है, आप आर के टर्म्स में ही आंसर दिया हुआ है तो बस आंसर आ गया, नहीं तो अगर जूल में होता तो 8.314 रख देते हम। तो क्या करा है फिर सुन लो, इनिशियल टेम्परेचर T1 दिया है, गिवन है ये, इसी के टर्म्स में आंसर भी गिवन है ना? ऐसे आंसर बना दो। मान लो आपको कोई ऐसे 4 ऑप्शन दे रखी, पहले में लिखा है ये, दूसरे में ये, तीसरे में लिखा है ये, मान लो कुछ भी, है ना? ऐसे ही बना दिया, और चौथा है नन। तो मतलब आंसर आपका R और T1 के टर्म्स में आएगा, क्योंकि T2 जो निकला वो T1 के टर्म्स में निकला, T1 गिवन था। तो पहले ये लगाइए, T2 निकाल के उसे यहां पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, आंसर आ जाएगा वर्क डन। हो रहा है क्लियर? लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है एक मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 1/16 of its initial volume। तो कह रहा इफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इज T1, अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 है, किसमें? केल्विन में, एंड फाइनल टेम्परेचर इज AT1, ये भी गिवन है। तो कह रहा है वैल्यू बताओ A की क्या होगी, वैल्यू A की क्या होगी ये बताइए। तो कैसे करेंगे बताइए।
अब कुछ नहीं करना है, देखो इनिशियल वॉल्यूम V मान लिया तो फाइनल दिया V/16, तो V1 ये मान लिया, तो ये इनिशियल टेम्परेचर जो था इनिशियल वो दिया है T1 और फाइनल दे रखा है कितना AT1। और एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में T और V में क्या रिलेशन है, बस ये लगा दो आंसर आ जाएगा। T1 की जगह ये रख दो, V1 की जगह पे V और V2 की जगह पर क्या लिखा है V/16, और T2 की जगह ये लिखा है। अब मालूम है ये मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस का गामा कितना होता है, ये होता है। इसको इससे काट दीजिए, V को V से काट दीजिए, तो बता अननोन क्या बचेगा, ए निकाल लीजिएगा। सॉल्विंग है, बस फंडा सीख लो आप, तो हो गया क्लियर आपको, ये लिख लीजिएगा, हो गया क्लियर, शाबाश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कहता है अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर, है ना, ड्राई एयर का मतलब है आप ऑक्सीजन डाई एटॉमिक, इनडायरेक्ट वे में कह दिया उसने, एट NTP इज expanded to 4 times of initial volume। इनिशियल वॉल्यूम का बाद में 4 टाइम्स हो गया है। तो पहला कह रहा है आइसोथर्मली, आइसोथर्मली, और दूसरा पार्ट है एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली। ये दो प्रोसेस हैं। तो कह रहा है कैलकुलेट फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर इन ईच केस। दोनों केस में आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना है। तो इसका क्या तरीका है, लिख लीजिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए पहले आइसोथर्मल लेके चलते हैं। आइसोथर्मल में क्या लगता है, बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो आइसोथर्मल में आपको P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ये लगा दीजिएगा। अब देखो NTP का मतलब होता है, अगर आप जानते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर तो दे दिया उसने इनडायरेक्ट वे में, V1 दे दिया, V2 दे दिया है, P2 निकालना है। तो बताओ यहां पर मैं V1 अपॉन V2, तो V1 इनिशियल ये था, फाइनल ये हो गया, ये निकल आया P2 कितना 1/4। मतलब ये ध्यान रख लो, NTP का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। तो आपको इनडायरेक्ट वे में उसने प्रेशर दे दिया शुरू में। अब आता है एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक में मान लो आपको एडियाबैटिकली में फाइनल प्रेशर निकालना है, तो इनिशियल तो मालूम, तो आप फार्मूला एडियाबैटिक का लगाएंगे। P1 दिया है, V1 मालूम है, V2 मालूम है, गामा डाई एटॉमिक का तुम्हें मालूम ही है कितना होता है, P2 निकला है। ऐसी टेम्परेचर निकालना हो तो ये लगा दीजिए,
मतलब जिसमें गामा दिखाई दे जाए वो समझ लेना एडियाबैटिक है। अब T1 इसमें हमें मालूम ही है केल्विन में, V1 VA फाइनल 4 टाइम्स है, गामा की वैल्यू मालूम है, बस इससे आप T2 निकाल लो। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फार्मूले याद हो तो आप कर जाओगे, लिख लो। हो रहा है क्लियर? लिखिए, तो ये हम जो पढ़ रही थी ये था एडियाबैटिक प्रोसेस और उसके क्वेश्चन। अब मैं आपको इसमें बताता हूं तीसरा आइसोबारिक प्रोसेस। बारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। तो आपने पढ़ा है वर्क डन का फार्मूला होता है ये। अब इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिएगा। तो बताओ, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो वर्क डन के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। भाई यही तो रखोगे आप, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल डेल वी। तो ये कहलाता है आइसोबारिक। आप बताइए, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ आपने ड्रॉ करा, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है ना, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। भाई प्रेशर जो है ऊपर की डायरेक्शन में है, लेकिन ये हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप आइसोकोरिक ग्राफ की तरफ जाएं, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो बताइए इस फार्मूले में अगर V कांस्टेंट है तो dV क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम 0। इसका मतलब वर्क डन 0 आ जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ग्राफ ये आ जाएगा। आप देखो हर जगह यूं बना के लाइन खींच के देख लो, हर जगह वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो ये थोड़ी सी बातें आइसोबारिक, इनका वर्क डन ध्यान रख लो कैसे निकाला जाता है और ग्राफ कैसा होता है। लिख लिया? चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा बढ़िया, जेई में आया हुआ। देखिए जेई में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि उसमें हमको ऐसे 3 कॉलम बनाकर दिए हुए थे। पहले का लिखा है वर्क डन फर्स्ट से सेकंड प्रोसेस के लिए। ये कह रहा है इस पाथ के लिए ये दे रखा है। यहां लिखा हुआ है आइसोथर्मल, यहां लिखा हुआ है, ये ग्राफ बना दिया है। ये फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे जा रहा है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में। दूसरे में वर्क डन फर्स्ट टू 2 पोजीशन पे जा रहा है और ये दिया हुआ है। यहां लिखा हुआ है आइसोकोरिक।
और यहां पर ये बना रखा है, ये है फर्स्ट से सेकंड पोजीशन, इसमें ये है फर्स्ट से सेकंड। तीसरे में वर्क डन जो है ये 0 है और यहां लिखा है आइसो बारिक। और इधर ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट से 2 है और फोर्थ वाला लिखा है वर्क डन फर्स्ट से 2 माइनस एनआरटी लॉग V2 अपॉन V1, ये लिखा हुआ है। और यहां लिखा है एडियाबैटिक और ग्राफ बना हुआ है ऐसा, फर्स्ट टू 2। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपको सारे फंडे क्लियर करा देगा। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना है, याद करो ये गामा वाला फार्मूला किसके लिए होता है, एडियाबैटिक, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब ये बताओ लॉग वाला फार्मूला किसके अंदर आता है, आइसोथर्मल, ये हो गया। तो ये वाला तो बिना देखे मालूम पड़ रहा कि पहले के सामने आ गया फोर्थ, ये एडियाबैटिक वर्क डन है। और ये फोर्थ वाला जो है ये आइसोथर्मल है, तो फोर्थ वाले के सामने आ गया फर्स्ट वाला, ये आइसोथर्मल है। और अभी अभी बताया था, बताइए वर्क डन का फार्मूला P del V किसके लिए, आइसोबारिक। और आइसोकोरिक का वर्क डन वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या होता है 0, तो थर्ड वाले का सेकंड हो जाएगा, यहां लिख देता हूं थर्ड वाले का सेकंड। और ये किसका है, P del V आइसोबारिक, अभी अभी बताया था प्रूव करके आपको, तो सेकंड वाले का हो जाएगा थर्ड। अब यहां तक तो हमने तुरंत बता लिए, है ना, और इसको मेरे हिसाब से तो आगे बताने की जरूरत ही नहीं है, इसी से मैच हो जाएगा, लेकिन हम तो पूरा सॉल्व करेंगे। तो आप ये बताइए, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम में ये क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक वाला ये हो जाएगा S, है ना, तो इसके सामने S लगा लीजिए। और आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर, तो इस वाले में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये आइसोबारिक हो गया थर्ड, है ना। थर्ड वाले के सामने क्या आ गया, P। अब बचे ये दोनों, आप ये बताइए ये ज्यादा स्लोपी है 1 to 2, ये ज्यादा स्लोप है या इसमें ज्यादा स्लोप है, इस वाले में। और जो ज्यादा स्लोपी होता है वो एडियाबैटिक होता है, और कम स्लोपी वाला आइसोथर्मल है, तो ये Q वाला जो है ये हो जाएगा एडियाबैटिक, और जो कम स्लोपी है वो हो जाएगा ये वाला। बताओ बढ़िया सवाल है कि नहीं, हवा में ही सॉल्व हो गया। फिर देखना चाहो देख लो, गामा आ रहा है एडियाबैटिक, लॉग वाला आ रहा है, ये वर्क डन किसका फार्मूला है, आइसोथर्मल। अब बचे ये दोनों, वर्क डन 0 किस में होता है, PdV, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक में, और ये आइसोबारिक के लिए होता, अभी प्रूव करा था हमने। ये वाली टेबल तो देखते ही सॉल्व हो गई। अब बची ये वाली, तो इसमें क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, तो आइसोकोरिक। इसमें क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, तो आइसोबारिक। अब ये दोनों बचे, इसमें देखो 1 to 2 ये ज्यादा स्लोपी है, ये 1 to 2 कम स्लोपी है, तो ज्यादा स्लोपी कौन होता है, एडियाबैटिक, तो ये एडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल है। क्लियर हो गया। तो ये आपको एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक ये पूरा डिटेल में समझा दिया है। अब हम इसका एक नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे जिसमें इन चारों प्रोसेस के ऊपर न्यूमेरिकल बताएंगे आपको। थ्योरी तो पढ़ा दी हमने आपको, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन स्टिल करके 2-3 बार पढ़ो,
तब फायदा होगा।